Question number 7.8. A non-uniform bar of weight W is suspended at rest by two strings. ये दो स्ट्रिंग है जिससे कि एक नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली एक रॉड है जिसकी वेट W गिवन है। ठीक है, इसका वेट W गिवन है। कह रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है और ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, दो स्ट्रिंग से लगा दिए गए हैं और ये एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये एंगल आपको 36.9 डिग्री है, लगभग मैं इसको 37 डिग्री मान रहा हूँ। ठीक है, हालांकि फ़र्क तो है कि अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री हम मान रहे हैं और ये एंगल 53.1 डिग्री है तो हम इसको 53 डिग्री लगभग मान रहे हैं। एक डिग्री इधर कम कर रहे हैं, एक डिग्री इधर ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। अब देखिए यहाँ पर रॉड की लंबाई टोटल 2 मीटर की बना है। ठीक है, टोटल लेंथ मान लो कि ये ए है और ये बी है, एंड्स ऑफ रॉड। ओके, अब ये रॉड पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, नेट टॉर्क भी 0 होगा, बिकॉज रॉड नहीं रोटेट कर रही है और ना ही ट्रांसलेट कर रही है। वर्टिकल में भी नेट फोर्स 0 होगा, हॉरिजॉन्टल में भी नेट फोर्स 0 होगा एक्सटर्नल, एंड टॉर्क भी 0 है। ठीक है, ये बात को दिमाग में रखते हुए हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस डी ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बार, यानी वेट एक्चुअली में कहाँ लग रहा है। तो देखिए सेंटर ऑफ मास अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पहली बात आप ये कंफ्यूज ना करें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल रहा है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही होती है जब वो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में होती है। तो ठीक है, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड ये अर्थ के आसपास में अर्थ के सरफेस के पास में है ये पूरा सेटअप। तो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है तो यहाँ पर सेंटर मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही चीज़ हम कहेंगे। ठीक है, कॉन्साइड कर जाती है। तो माना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली में यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं, तो इसलिए हमने क्या किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने यहाँ मान लिया। ठीक है, और ये डिस्टेंस डी है, यही डी हमें फाइंड करना है। हम अपने मन से सोच लिए कि ये डी दूरी पर, ए से डी दूरी पर यहाँ पर सेंटर मास होगा इस रॉड का, वही मुझे फाइंड करना है। ठीक है, यही मुझे फाइंड करना है। तो क्या करें, देखिए इसका एबीडी बनाते हैं। माना कि ये स्ट्रिंग टेंशन T1 लगा रहा है, इस एंड पे T1 फोर्स खींच रहा है रस्सी, और ये रस्सी T2 फोर्स से खींच रहा है इस एंड पे। अब देखिए इस पर टोटल लगने वाली फोर्स 3 है, T1, T2 और W। एक्सटर्नल फोर्स के नाम पर 3 फोर्स हैं। अब आपको पता है कि इसको आप कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं आसान करने के लिए प्रॉब्लम को। तो हर एक T1 एंड T2 इस दोनों ही फोर्स को हम 2 वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। T2 को भी हम इसी तरीके से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में ब्रेक करेंगे। तो ये एंगल 53 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या होगा, 53 डिग्री होगा। ये 37 है ना वर्टिकल, ये भी 37 डिग्री होगा अपोजिट, है ना, अल्टरनेट एंगल ये और ये, है ना, 37 डिग्री 37 डिग्री, 53 एंड 53 होगा। ठीक है, अब T2 का एक कंपोनेंट आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, T1 का भी एक हॉरिजॉन्टल में इधर होगा एंड वर्टिकल में इधर। तो बताओ वर्टिकल कंपोनेंट T1 का क्या होगा, T1 cos 37 डिग्री कंपोनेंट आपको आता है ये फाइंड करना। T1 इस डायरेक्शन में क्या होगा, T1 sin 37 डिग्री। अब आइए T2 का कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, इधर साइन हो जाएगा T2 sin 37 डिग्री, सॉरी 53 डिग्री, एंड T2 cos 53 डिग्री। ठीक है, इस T2 का 2 कंपोनेंट, T2 cos एंड T2 sin। अब आप देख सकते हैं कि इस रॉड पे नेट एक्शन फोर्स 0 है, तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 है, तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम समझ जाओ। तो लेफ्ट साइड में फोर्स है कितना, T1 sin 37, T1 sin 37 डिग्री इक्वल टू T2 sin 53 डिग्री। अब आप इसकी वैल्यू डाल सकते हैं। sin 37 की वैल्यू क्या होती है, 3/5, तो 3/5
5 T1 इक्वल टू 4/5 साइन 53 का वैल्यू 4/5 T2। याद रखना होगा आपको ये 5 कट गया, क्या मिला 3T1 इक्वल टू 4T2। तो यानी यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर लें, T1 की वैल्यू फाइंड कर लें। T1 की वैल्यू आपका हो गया 4T2/3, ये आपका T1 का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए। फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स अपवर्ड वर्टिकली कौन कौन है, एक ये कंपोनेंट T1 का, एक T2 का कंपोनेंट। तो यानी T1 cos 37 डिग्री, cos 37 होता है 4/5, तो 4/5 T1 प्लस एंड T2 cos 53 है ना, और cos 53 होता है 3/5, तो 3/5 T2 इक्वल टू W। अब आप इसको 5 इधर कॉमन लेके उधर फेंक दीजिए, तो 4T1 प्लस 3T2 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ W। ठीक है, इसी तरीके से आपको वर्टिकल इक्विलिब्रियम में मिल तो गया। अब एक काम कर सकते हैं, आप T1 की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। ये जो इक्वेशन आपको मिला है, ये क्वेश्चन आपको मिला वर्टिकल इक्विलिब्रियम से और ये हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम से। ठीक है, तो आप यहाँ से T1 की वैल्यू जो फाइंड की इसमें डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे T2 फाइंड करनी है। यहाँ पर देखिए अननोन कौन कौन सा है, एक T1, T2 और D। तो मैं T1 की वैल्यू यहाँ पर डाल देता हूँ, यानी 4 T1 की वैल्यू यहाँ पर हमने डाल दिया 3 प्लस 3T2 इक्वल टू 5W, 5 टाइम्स ऑफ 8। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करें तो 16/9 T2 प्लस 3T2 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ W। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये 3 है, 16 T2/3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 25 T2/3 इक्वल टू 5W। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से 5 काट सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, है ना। तो यानी T2 विल बी 3 टाइम्स ऑफ W अपॉन 5, है ना। तो ये आपको T2 मिल गया। यानी हमने 2 इक्वेशन से काम करी, यहाँ पर 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन बनाने होंगे, एक T1, T2 और तीसरा D। तो हमने एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 लिखा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 लिखा, और दोनों से हमने T1, T2 तो सॉल्व कर ली। फिलहाल T2 हमने निकाल लिया, T1 भी आप निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू डाल दें T2 की वैल्यू इस इक्वेशन में तो T1 मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमने T2 निकाल के रख लिया। क्यों, आपको समझ में आ जाएगा T2 की वैल्यू क्यों निकाला, T1 की क्यों नहीं निकाला, ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर टॉर्क जो लिखने वाला हूँ, अब टॉर्क का इक्वेशन लिखूंगा। नेट टॉर्क 0 है इस रॉड पे, सर किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखा जाए, तो पॉइंट ए के अबाउट भी रॉड नहीं रोटेट कर रहा, बी के अबाउट भी नहीं कर रहा, इवन बाहर के कोई पॉइंट ले लिया जाए यहाँ पर, इसके अबाउट भी टॉर्क 0 होगा रॉड पे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी टॉर्क 0 होगा। तो कोई भी पॉइंट आप पकड़ सकते हैं। तो टॉर्क अबाउट ए, पॉइंट ए, है ना, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए ऑन रॉड इज 0। ठीक है, अब पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क देखते हैं। इस फोर्स की टॉर्क नहीं होगा, ये T1 sin 37 जो देख रहे कंपोनेंट, बिकॉज ये यहीं से पास कर रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ऑफ रोटेशन अब हमारा ए है, तो यहीं से पास कर रहा है, इसका टॉर्क नहीं होगा, इसका भी टॉर्क नहीं होगा। बचा W, यस W का टॉर्क होगा। इस पॉइंट के अबाउट W कैसे रोटेट करना चाहेगी, ऐसे, है ना, क्लॉकवाइज। तो W का टॉर्क क्लॉकवाइज। अब देखिए इसका टॉर्क क्या होगा, T2 cos 53 का एंटी क्लॉकवाइज। तो W का टॉर्क क्लॉकवाइज और T2 cos 53 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। इसकी टॉर्क 0, तो बस और तो कोई फोर्स बचा नहीं। तो इसका मतलब W का टॉर्क जो होगा पॉइंट ए के अबाउट क्लॉकवाइज एंड T2 cos 53 का एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों ही टॉर्क बैलेंस होगा।
तो टॉर्क डेवलप ड्यू टू डब्ल्यू फोर्स, वेट फोर्स, इक्वल टू टॉर्क डेवलप ड्यू टू T2 कॉस 53 डिग्री। ये दोनों ही फोर्स की टॉर्क बराबर होंगे, एक क्लॉक तो दूसरा एंटी क्लॉक। तो टॉर्क डेवलप ड्यू टू वेट, तो वेट फोर्स जो है यहाँ लग रहा है ना, तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D हो गया, तो W इंटू D इक्वल टू T2 cos 53 का टॉर्क जो होगा, T2 cos 53 जो फोर्स है, ये फोर्स यहाँ है, इसके लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर दूरी पॉइंट ऑफ रोटेशन से कंप्लीट 2 मीटर है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो T2 cos 53 डिग्री, तो T2 cos 53 डिग्री है ना, एंड cos 53 कितना होता है 3/5, तो 3/5 T2 इंटू 2। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, WD बराबर 3/5 T2, T2 का वैल्यू कितना हमने निकाला है, यहाँ देखिए 3W/5 इंटू 2, W ने W को मार डाला, तो D इक्वल टू 9 इंटू 2 18/25, ये मीटर में है, और इसको सेंटीमीटर में बनाना है तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंटू 4 100 हो गया, 18 इंटू 4 72 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि जो सेंटर मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इस रॉड का पॉइंट ए से एंड ए से कितना दूर है, 72 सेंटीमीटर पर है। आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम।